चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ टुडे। तो आज 22 फरवरी है। तो पहली न्यूज़ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो बच्चे को गोद लेने का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि क्या बोलते हैं, ठीक है, कि बच्चे को गोद लेने का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सॉरी हमारे यूपीएससी ने बहुत इसके पहले बहुत बार क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है नहीं है, शादी करने का अपने मनपसंद पार्टनर से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुकी है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि गोद लेने के अधिकार को उस स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सका जिससे भविष्य में गोद लेने के इच्छुक माता पिता प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स अधिकार के रूप में मांग करें कि वे किस बच्चे को गोद ले, मतलब कि गोद लेने का अधिकार को क्या बोलते हैं, इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये मौलिक अधिकार नहीं है और उसको कि कोई भी बोले कि हाँ हमें तो गोद लेना है, ऐसा नहीं करें। ठीक है, कोर्ट ने दत्तक ग्रहण विनियम 2022 की धारा 5(7) को बरकरार रखा है। बोला है कि धारा 5(7) के तहत दो से अधिक जैविक बच्चों वाले दंपति केवल विशेष जरूरत वाले बच्चों और हार्ट टू पैलेस बच्चों को गोद ले सकते हैं। ये प्रावधान कानून बनाने से पहले से लागू माना जाता है। विशेषतः जरूरत वाले बच्चे से आज से उस बच्चे से जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा उल्लेखित किसी भी दिव्यांगता की श्रेणी में आता है, और हार्ट टू पैलेस से आज से उस बच्चे से जिसमें शारीरिक दोष या मानसिक विकारों की वजह से उल्लेखित प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद अभी तक गोद नहीं लिया गया है। तो देखो जो धारा 5(7) क्या कहती है कि जिसके पास में दो या दो से ज़्यादा जिसके खुद के बच्चे हैं तो वो दंपति क्या बोलते हैं ओनली या तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, दिव्यांग हैं उनको, या हार्ट टू पैलेस वाले बच्चे हैं उनको ही गोद ले सकते हैं। और हार्ट टू पैलेस वाले बच्चे कौन होते हैं? जो शारीरिक दोष या मानसिक विकारों की वजह से हो, ठीक है। और विशेष जरूरत वाले बच्चे कौन से हैं? जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 से हो। धारा 5(2) कहती है कि अन्य पीएपी मतलब जिनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, जिनके जैविक बच्चा बेटा या बेटी नहीं है, अगर किसी के बेटा बेटी नहीं है तो वो ले सकते हैं दंपति के मामले में पति पत्नी और दोनों की सहमति से। अगर कोई सिंगल है तो महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है। सिंगल पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना। जो सिंगल पुरुष होता है वो लड़की को गोद नहीं ले सकता है, लेकिन जो सिंगल महिला होती है वो लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है। फिर हम इसमें देखते हैं कि 2022 के विनियमन किशोर जो क्या बोलते हैं देखरेख के लिए जो नियम आया था 2015 के तहत जारी किए गए थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जे एक्ट 2015 में क्या संशोधन किए गए हैं। तो जे अधिनियम 2015 एक पंथ निरपेक्ष अधिनियम है। इसका अर्थ है कि कानून किसी भी धर्म के व्यक्ति को गोद लेने की अनुमति देता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये कानून अनाथ परित्यक्त सुपुर्द किए बच्चों को गोद लेने की संबंधित प्रक्रिया से निर्धारित करता है। हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस कानून के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान की स्थापना की है। कारा भारतीय बच्चों के देश हो में ही या किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया निगरानी वियमन करने के लिए नोडल संस्था है। तो कारा है महिला बाल विकास मंत्रालय के अंदर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। चलिए अगली न्यूज है, नेस्कॉम ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई ऑफ इंडिया एक्सीलरेटिंग इंडियाज डिजिटल इंक्लूजन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो क्या है इसमें देखते हैं। तो डीपीआई क्या है? डीपीआई एक प्रकार का डिजिटल नेटवर्क है। ये देशों को अपने सभी निवासियों को सुरक्षित तरीके से और दक्षिणापूर्वक आर्थिक अवसर व सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। इंडिया स्टेक भारत का अपना पहला डीपीआई है। तो भारत का पहला डीपीआई कौन है? इंडिया स्टेक है। ये डिजिटल पहचानों आधारित उत्पादों सेवाओं के वितरण के लिए 3 लेयर्स पर केंद्रित है। 3 लेयर्स कौन कौन सी इसमें? आधार नंबर, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। आधार, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? तो डीपीआई ने 2022 में 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक मूल्यवर्धन किया था, ठीक है। इस तरह इसने भारत की जीडीपी में 0.9% का योगदान दिया। जीडीपी में इस सेगमेंट का योगदान 2030 तक क्या बोलते हैं 3 गुना होकर के 2.9 से 4.2% हो जाने की संभावना है। इसमें वे परिपक्व डिजिटल इकाइयां शामिल है जिन्हें सफलतापूर्वक व्यापार स्तर पर अपनाया गया है और अपना आर्थिक प्रभाव देखा गया है, जैसे कि आधार कार्ड हो गई। वे डिजिटल उभरती डिजिटल संस्थाएं जो सफल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ और बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए तैयार है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 30 से अधिक देश भारत के डीपीआई को अपना रहे हैं, लागू करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इसमें चुनौतियां क्या क्या है? एक तो परस्पर जुड़ाव नहीं है, रियल टाइम डेटा की उपलब्धता नहीं है, यूजर्स के लिए पसंदीदा भाषाएं नहीं हैं, सरकारी सेवाओं से परे भविष्य की साझेदारी भी एक चुनौती है। डीपीआई क्षमता हासिल करने के लिए क्या क्या सिफारिशें इसने की है? तो सरकार के लिए डेटा गोपनीयता
नेटवर्क इंटरऑपरेबिलिटी के संबंध में सक्रिय नीतिगत समर्थन और विनियामक की स्पष्टता करनी चाहिए। मौजूदा डिजिटल इकोसिस्टम के उपयोग और उसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। नई डिजिटल संस्थाओं को अपनाना चाहिए। स्टार्टअप्स और इनमें क्या बोलते हैं, डिजिटल नवाचार को लाना चाहिए। स्टार्टअप्स में क्या बोला गया है कि भाई मौजूदा डिजिटल अवसरों को ज़्यादा बढ़ाया जाए, डिजिटल पब्लिक संस्थाओं को बढ़ाओ, डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़िया करो। कॉरपोरेट्स के लिए डिजिटल तकनीकी की भविष्य की मांग का लक्ष्य लाभ उठाना जाना चाहिए, अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए, एक से नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। तो वही अच्छी अच्छी बातें बोली गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रिपोर्ट किसने जारी करी, नेस्कॉम ने। यूनिसेफ समर्थित श्रम बल और गैर पारंपरिक नौकरियों में युवा महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। तो यह सर्वेक्षण यू रिपोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था। यू रिपोर्ट युवाओं के लिए यूनिसेफ का डिजिटल समुदाय है। तो यू रिपोर्ट भी आ गया ना, तो यू रिपोर्ट क्या है, युवाओं के लिए यूनिसेफ का डिजिटल समुदाय है। ये सर्वेक्षण में युवा पहल की भी मदद ली गई थी। तो युवा पहल की भी इसमें मदद ली गई थी। युवा और क्या बोलते हैं, यू रिपोर्ट क्या है, तो यूनिसेफ का डिजिटल समुदाय। युवा पहल यूनिसेफ द्वारा ही शुरू की गई थी। ये युवाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करने का पब्लिक प्राइवेट यूथ प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वेक्षण में सोशल मीडिया के 18 से 29 साल के युवाओं से संपर्क किया गया था। गैर पारंपरिक नौकरियों मापदंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा का उपयोग किया गया था। इसमें मानक नियोजन से बाहर की नौकरियों को शामिल किया जाता है, जैसे कि डिलीवरी बॉय, दुकानों में काम करना इत्यादि। ठीक है, चलिए। ऐसे रोजगार डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म पर अधिक दिखाई देते हैं। डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट और वर्कर के बीच डिजिटल एप्स के माध्यम से सर्कल होता है। तो डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म क्या है, जहां पर क्लाइंट और वर्कर के बीच डिजिटल एप्स के माध्यम से, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनके माध्यम से। सर्वेक्षण में क्या शामिल आया कि जो युवतियां घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा पसंद करती है। ऐसा इसलिए ताकि वो ऑफिस के साथ साथ घर के काम भी कर सकें। तो ज़्यादातर युवतियां घर वर्क फ्रॉम होम पसंद करती है। सर्वेक्षण में शामिल 52% लोगों ने माना कि रोजगार संबंधी निर्णय लेने में सूचना और योजनाओं तक पहुंच परिवार की सहायता से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 52% लोग मानते हैं कि गैर पारंपरिक नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो गैर पारंपरिक नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। सिफारिशें क्या है, कार्यस्थल को लड़कियों के अनुकूल और सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। गैर पारंपरिक नौकरियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई जानी चाहिए। वर्क होम होम के लिए निर्देश बनाने चाहिए, उसको लचीला देना चाहिए, और कार्यबल में महिलाओं को समर्थन देना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें। यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ ध्यान रखना, ये यूएन का अंग है। ठीक है, यूएन का स्थायी अंग है। साथ इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नाम से स्पष्ट है। ये प्रत्येक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन राइट्स डिनाइड, इस तरीके की रिपोर्ट जारी करता है। हाँ, ये न्यूज़ बहुत गजब की है। इसरो ने क्या किया है अभी, भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने अपने सीईटी क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग पूरी कर ली है। तो देखो, ह्यूमन रेटिंग से तात्पर्य क्या है, उस प्रणाली से है जो मनुष्यों को सुरक्षित ले जाने में। आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक मिशन है गगनयान, ठीक है, जिसमें हम उसको ले जाएंगे। तो ह्यूमन रेटिंग उसके लिए हम कर रहे हैं। तो वास्तविक उड़ान स्थितियों का अनुकरण करने के लिए अंतिम परीक्षण, जिसमें इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में हार्ड एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज में किया गया है। ठीक है, C-20 क्रायोजेनिक इंजन गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड LVM-3 यान के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, C-20 क्रायोजेनिक इंजन ये गगनयान मिशन के लिए। LVM-3 के बारे में बात करें तो ये 3 चरणों वाला यान है। इसमें ठोस, तरल और क्रायोजेनिक। तो ध्यान रखना कौन कौन से इसमें, सॉलिड, देन लिक्विड और देन क्रायोजेनिक। यह ऑर्बिटल मॉड्यूल को 400 किलोमीटर की उद्देश्य निम्न भू कक्षा में स्थापित करेगा। 400 ऑर्बिटल मॉड्यूल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसमें क्रू मॉडल और सर्विस मॉडल होगा। क्रू एस्केप सिस्टम शामिल है ताकि कि किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉडल को सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। ठीक है, गगनयान क्या है, तो भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान है और इसका उद्देश्य लक्ष्य 3 सदस्यों को एक दल को 400 किलोमीटर की निम्न भू कक्षा में भेजना है 3 दिनों के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, भारत अंतरिक्ष में चालल दल चौथा देश बन जाएगा। तो अभी तक 3 देश भेज चुके हैं। कौन कौन से, USA, चाइना और रशिया, और अब हमारा हो जाएगा प्यारा भारत भी। चलिए अगर हम ये देख लेते हैं एक बार, देखो यहाँ पर ये सॉलिड प्रोपोर्शन, फिर लिक्विड और फिर क्रायोजेनिक स्टेज, ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है, क्रू एस्केप सिस्टम है। चलिए 2 न्यूज हो रहे बड़ी वाली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दी। तो
अब तक उपग्रह स्थापित करने और उनका संचालन करने में केवल सरकारी मंजूर से ही एफडीआई की अनुमति थी। तो उपग्रह को लाने में, संचालन करने में सरकारी मंजूरी से ही हम एफडीआई ला सकते थे। लेकिन अब क्या है कि संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। अब उपग्रह उपक्षेत्र को 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमाएं भी तय कर दी गई है। तो 3 इसमें है, तो हम देख लेते हैं। ये संशोधन भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत किए गए हैं। इसमें क्या होगा, तो वैल्यू चेन मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आधुनिक प्रौद्योगिकी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। हाँ, हम ये देख लेते हैं। एक तो ऑटोमेटिक रूट के तहत हम 74% एफडीआई प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? उपग्रह विनिर्माण, संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद, ग्राउंड सेगमेंट, इनमें क्या बोलते हैं हम 74% तक कर सकते हैं। 74% से ज़्यादा चाहिए तो एफडीआई हमें सरकारी मंजूरी लेनी होगी। ऑटोमेटिक रूट से 49% तक एफडीआई किसमें? लॉन्च व्हीकल और संबंधित सिस्टम, सब सिस्टम, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने, वापस लाने के लिए। और 100% किसमें? उपग्रह के घटकों, सिस्टम, सब सिस्टम का विनिर्माण, स्पेस आधारित ग्राउंड सेगमेंट, यूजिंग सेगमेंट के लिए। तो विनिर्माण के लिए तो सैटेलाइट डेटा उत्पाद के लिए 74%, लॉन्च व्हीकल के लिए 49% और निर्माण के लिए 100%। एक मिशन लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने की, तो जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन चल रहा था उसमें अतिरिक्त गतिविधियां भी कुछ शामिल करने की मंजूरी दी गई है। तो अतिरिक्त कवरेज में क्या क्या किया जाएगा? घोड़ा, गधा, कच्छर व ऊंट की नस्लों के संरक्षण के लिए पात्र उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी तथा राज्य द्वारा सहायता दी जाएगी। चारे की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। पात्र उद्यमियों को बीज प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकारों को गैर वन भूमि, बंजर भूमि, रेंज भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि आदि में पशु चारे की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाएगी। पशुधन बीमा कार्यक्रम को सुलभ बनाएगा। किसानों के लिए बीमा प्रीमियम हेतु लाभार्थी के अंशदान को 20-30, ये तो ठीक है कर दिया है, 15% कर दिया है अब, ठीक है, ध्यान रखना 15% कर दिया है। और जो शेष प्रीमियम राशि वो केंद्र और राज्य दोनों साझा करेंगे। बीमा कवरेज वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के मामले में 5 मवेशी की बजाय 10 मवेशी कर दी है। ठीक है, ये मिशन क्या है, इस मिशन के बारे में, तो ये केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का, याद रखना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नहीं है, मत्स्य वालों का ही है। ठीक है, इसमें केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र दोनों घटक शामिल हैं। तो इसमें जो जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, पशु चारा सब में आ जाएगा। ठीक है, मवेशी की उत्पादकता में वृद्धि करना, मांस, अंडा, बकरी, दूध, ऊन, चारा, इन सब में वृद्धि करना। पशुधन और कुक्कुट पालन में नस्ल सुधार, आहार और पशु चारा, नवाचार का विस्तार। 2021-22 से पूरे भारत में लागू हुए। बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, तो जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है, एफएसडीसी ने वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अनधिकृत, तो जो हम ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से ऋण लेते रहते ना, ठीक है, जैसे आज भी मेरे पास कॉल आया था, पाए 3 मिनट में 3 लाख का ऋण, ठीक है, तो उसके लिए बोला है कि अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे इसके। ठीक है, तो जो एफएसडीसी है, ठीक है, इसका गठन 2010 में सरकार ने शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में किया था। ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। सदस्य आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और प्रमुख अलग अलग विभागों के सचिव। 2018 में इसका पुनर्गठन किया गया। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, विनियामकों के अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसने जो वित्तीय क्षेत्रों के विनियामकों से ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से किया है। 2010 में सरकार ने इसका गठन किया था, 2018 में इसका पुनर्गठन किया गया था। उचित और लाभकारी मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो ये गन्ने के लिए दिया जाता है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान की जाने वाली एफआरपी को मंजूरी दी। एफआरपी क्या है? वह न्यूनतम मूल्य जिसका मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। इसकी घोषणा, जैसे जो क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार फसलों पर तो एमएसपी जारी करती है और गन्ने के लिए एफआरपी जारी की जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसके द्वारा शासित होता है? तो ये ध्यान रखना, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा शासित होता है। इसकी घोषणा उत्पादन लागत के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर। तो ये जो सीएससीपी है ये इसकी क्या बोलते हैं, सिफारिश करता है, लेकिन जारी कौन करता है? उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी। ये गन्ने से चीनी प्राप्त रिकवरी की बुनियादी दर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस बार ये एफआरपी 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर 340 रुपये प्रति क्विंटल। कुछ राज्य अपने राज्यों में गन्ने की खरीद के लिए राज्य परामर्शलीय मूल्य की भी, तो एसएपी सामान्यतः एफआरपी से ज़्यादा ही होता है। मतलब क्या निकला? नहीं तो आर्टिकल 122 अभी चंडीगढ़ मेयर से रिलेटेड ही आया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम को अमान्य घोषित कर दिया। और यह भी कह दिया कि भाई क्या बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में जो चुनाव है उसको दोबारा से मत कराओ, और आम आदमी पार्टी का वहाँ पर लीडर बन गया है। ठीक है,
तो इनमें से शीर्ष न्यायालय या उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, तो कोई पूछ ले कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 142 है। इस प्रकार पारित किसी भी डिक्री आदेश को पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के कानून के अधीन सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या प्रस्तुति या स्वयं किसी भी तरह की अवमानना की जांच करने की शक्ति है। T50 क्या है, तो देश की सबसे लंबी रेल टनल उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक का उद्घाटन किया गया, इसे T50 कहा जाता है। तो T50 एक सबसे लंबी रेल टनल है, ध्यान रखना। कहाँ से ये, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, 12.77 किलोमीटर है, खारी सुबर सेक्शन के बीच स्थित है। जोम्बी डियर डिजीज, तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जोम्बी डियर डिजीज के मामले सामने आए। तो जोम्बी डियर डिजीज क्या है, डिजीज क्या है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो जोम्बी डियर डिजीज बोल लो या क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज बोल लो। ये प्रियन नामक मिसफोल्ड प्रोटीन के कारण होती है। किस प्रोटीन के कारण होती है ये, प्रियन या प्रिजन, प्रियन नामक प्रोटीन के, मिसफोल्ड प्रोटीन के कारण होती है। सेब्रिड फैमिली के जीवों, हिरण, एल्क, रेंडियर, सीका डियर, मूस आदि को प्रभावित करती है। तो प्रियन नामक मिसफोल्डेड प्रोटीन के कारण होती है। ये एक संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ठीक है, मानव में इसका कोई, तो ये जूलॉजी मतलब क्या बोलते हैं, जूनोटिक नहीं है। तेजी से वजन घटना, चलने के दौरान लटकना, सुस्ती महसूस होना, ये है। तो जोम्बी डियर डिजीज कहाँ पर हुई है, यूएसए में, और क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज भी कहते हैं। प्रियन नामक प्रोटीन से होती है और हिरणों से तो होती है, हिरणों में तो होती है, सॉरी। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत संयोग करने पर कम जुर्माना, तो जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 23 को लागू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। धारा 33 क्या बोलती है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसी को भी निर्माता, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर कम जुर्माना लगाने का अधिकार देती है। यह जुर्माना प्रतिस्पर्धा को रोकने वाले समझौतों पर प्रतिबंध के प्रावधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्या है, तो CDP वाटर सिक्योरिटी रेटिंग में NTPC के पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस स्कोर में 2 स्तरों की वृद्धि है। NTPC की रेटिंग में सुधार जल के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण में बढ़ोतरी के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। CDP के बारे में, यह गैर लाभकारी चैरिटी है। यह निवेशकों, कंपनियों, शहरों, राज्यों, क्षेत्रों के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए ग्लोबल डिस्क्लोजर सिस्टम का संचालन करती है। 2000 में स्थापित किया गया था। और CDP ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पर्यावरणीय प्रभाव पर डिस्क्लोजर प्रभावित करने के लिए निवेशकों के लाभ को बढ़ावा देता है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। समक्का सरक्का उत्सव, तो ये कहाँ पर मनाया गया है, तो ये मेदारम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय त्यौहार है और तेलंगाना में प्रत्येक 2 वर्षों में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों में मनाया जाता है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े समुदाय कोया जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। काकतीय वंश के शासकों के खिलाफ माँ और बेटी की जोड़ी यानी समक्का और सरला की बहादुरी में मनाया जाता है। इन दोनों ने गंभीर सूखे की स्थिति में भूमि में कर वसूली का विरोध किया था। जंपना वागू के लाल जल में पवित्र डुबकी लगाते हैं। जंपना वागू गोदावरी की सहायक नदी है, तो जंपना वागू नदी में इसमें स्नान करते हैं। ग्रीस राजधानी एथेंस है। ठीक है, इसके पास का समुद्र का याद रखना, ये कौन सा सी है, एजियन, मेडिटेरियन, आयोनियन। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मरमरा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ब्लैक सी। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अजोव सी। चलिए, ठीक है, ये वाला तेहरीन सी हो जाएगा इधर का। चलिए, तो अगर हम ग्रीस की बात करें तो जो ग्रीस है ये विविध, तो बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो बाल्कन प्रायद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, ग्रीस ही है। इसमें पूर्व में एजियन सागर, भूमध्य सागर और आयोनियन सागर ये सब स्थित हैं। अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया से इसकी बाउंड्रीज लगती है। साइप्रस, मिस्र, इटली और लीबिया से इसकी सी वो लगती है, समुद्री सीमाएं। माउंट ओलंपस है यहाँ पर। हाल ये काम और नदियाँ वदियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ग्रीस वाला रीजन। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो आप। ठीक है, ये इधर टर्की से बॉर्डर लगा था, ये ध्यान रख लेना बस, पूछेगा इस बार ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो। ओके देन, थैंक यू।